जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना की सर्विस में इंडक्ट हुई अपनी तरह की पहली एडवांस वॉरशिप यूके रॉयल नेवी का F-35B अभी भी भारत में। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 100 बॉम्ब्स के एडवांस वर्जन। भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएस प्रेसिडेंट को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी है जारी। और पेरिस एयर शो में भारतीय कंपनी ने अनवील किया अपना नया स्वदेशी माइक्रो टर्बोजेट इंजन। तो जैसे कि तय था, आज 18 जून 2025 को भारतीय नौसेना की ईस्टर्न नेवल कमांड में भारत में स्वदेशी तौर पर बनाई गई पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है INS अरनाला, तो उसे औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। इस वॉरशिप को स्वदेशी तौर पर GRSC द्वारा बनाया गया है और ये कई अलग अलग रेंज के एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम है। और इसे सब सरफेस सर्विलियंस और इंटरडिक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस, तो इस तरह की अलग अलग भूमिकाओं को निभाने के लिए अत्याधुनिक इक्विपमेंट से लैस किया गया है। और इसमें स्वदेशी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, एडवांस्ड सेंसर्स, तो इन सभी अत्याधुनिक सिस्टम से इक्विप किया गया है, जो कि भारत की कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। और इस तरह की टोटल 16 वॉरशिप्स भारतीय नौसेना की सर्विस में कमीशन की जाएंगी, जिनमें से 8 को GRSC बनाएगी और 8 वॉरशिप्स को कोची शिपयार्ड। और ये मुख्य रूप से भारत के कोस्टल वाटर्स को दुश्मन की सबमरीन्स की घुसपैठ से भी सुरक्षित करेगी। और जो ये वॉरशिप है, ये एक अच्छी खासी दूरी से दुश्मन थ्रेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और इंगेज करने में पूरी तरह से सक्षम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वॉरशिप को बनाने के लिए 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। और इसमें GRSC के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, L&T, महिंद्रा डिफेंस, MEIL, तो ये भी मुख्य रूप से शामिल है। और ये भारत में स्वदेशी तौर पर बनने वाली अपनी तरह की ऐसी पहली वॉरशिप है। बाकी अगर बात करें हथियारों की, तो इसे RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 6 लाइट वेट टॉर्पीडोज, एंटी सबमरीन माइंस, 30 mm की नेवल सरफेस गन, 12.7 mm की M2 स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन, तो इस तरह के वेपन से इक्विप्ड किया गया है। और अपनी एडवांस सोनार की मदद से सरफेस के नीचे वाले जो स्टेल्थ थ्रेट्स होते हैं, तो उनको भी ये वॉरशिप ट्रैक कर सकती है और ये माइंस भी बिछा सकती है। और वैसे इसे बनाया तो गया है मुख्य रूप से डिफेंसिव पर्पस के लिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो कहीं कहीं से ऑफेंसिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ICRA यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की डिफेंस एंटिटीज में 15 से 17% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाएगी। और इनके एनालिसिस के मुताबिक डिफेंस प्रोडक्शन के लगभग सभी स्पेक्ट्रम यानी कि लैंड, नेवल, एरोनॉटिकल, आर्मामेंट्स, एम्यूनिशन, तो इन सभी में जो भारत की डिफेंस एंटिटीज हैं, तो इनके पास हेल्दी ऑर्डर्स के चलते इनकी ग्रोथ की उम्मीद है। खास करके तब जब भारत सरकार लगातार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट्स को बढ़ा रही है। और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत जैसे अलग अलग इनिशिएटिव के माध्यम से जो भारत की डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं, तो उनमें महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि यूके की रॉयल नेवी के जिस F-35B फाइटर जेट ने भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करी थी, तो ये जो एयरक्राफ्ट है, ये अभी भी भारत में ही है और CISF द्वारा इस एयरक्राफ्ट को सुरक्षा दी जा रही है। और संभावित रूप से इसमें कोई बड़ी तकनीकी समस्या आ रखी है, जिस वजह से जो एयरक्राफ्ट है, ये अभी तक वापस नहीं गया है और रॉयल नेवी के टेक्नीशियंस इसके रिपेयरिंग में लगे हुए हैं। बाकी इसके अलावा ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना भारत के स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 100, तो इनके एडवांस्ड वर्जन को एक्वायर करने पर विचार कर रही है, जिन्हें भारतीय वायुसेना की लगभग पूरी फाइटर जेट फ्लीट में ही इंटीग्रेट किया जाएगा। और इस प्रस्ताव को जल्द ही भारतीय रक्षा मंत्रालय के सामने डिस्कस किए जाने की उम्मीद है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 100 एयर लॉन्च ग्लाइड बॉम्ब का सैटेलाइट गाइडेड वर्जन मिलेगा और जिसकी मदद से एयरफोर्स 100 किलोमीटर्स की दूरी पर और भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट्स को एलिमिनेट कर सकेगी। और इस तरह के जो लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स हैं, तो इनको भारत ने पहले भी अपने अलग अलग ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया है, चाहे वो ऑपरेशन बंदर हो या फिर ये लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना मल्टीपल लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स, जिनमें मिसाइल्स और ऐसी अन्य सिस्टम्स भी आते हैं, तो उनसे भी अपने आप को इक्विप्ड करने पर काम कर रही है। अगले अपडेट पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी महत्वपूर्ण सूचना। जो लोग हमारे नए ग्लोबल इनिशिएटिव से जुड़कर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ दिन पहले हमने एक फॉर्म जारी किया था। तो अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में स्किल्ड हैं, जैसे कि लोगो डिज़ाइन, इंट्रो एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग, और इन स्किल्स के साथ आप हमारे नए ग्लोबल डिफेंस नेटवर्क में काम करना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप अपना सबसे बेस्ट सैंपल हमें हमारी ऑफिशियल ईमेल ID defensexpnetwork@gmail.com पर भेजें और इस तरह से आप भी इस नए इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हैं।
इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अपने छठे दिन में प्रवेश कर चुका है और इसी के तहत इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इसराइल के 25 से अधिक फाइटर जेट्स ने आज सुबह ईरान की 40 से अधिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स पर स्ट्राइक करी है, जिनमें ईरान की मिसाइल स्टोरेज साइट्स भी आती हैं। और इसराइल ने ईरान की लोडेड और रेडी टू लॉन्च इमाद मिसाइल लॉन्चेस को भी टारगेट किया है। इसके अलावा तेहरान वाले एरिया में मल्टीपल वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट को भी टारगेट किया गया था, जो कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल प्रोग्राम्स के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स थे। और जबकि ईरान के दावे के मुताबिक उन्होंने अपनी लेटेस्ट ओवरनाइट स्ट्राइक्स में इसराइल की तरफ अपनी फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर करी हैं, और जबकि मिसाइल के अलावा ईरान ने ड्रोन से भी स्ट्राइक करी थी। और एक तरफ जहां यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करने के लिए कहा है, तो वहीं इसके जवाब में ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस करने का प्रयास किया तो हम उसको भी जवाब देंगे। ईरानियन राजदूत का यह कहना था कि हमें पूरा विश्वास है कि इसराइल जो कर रहा है उसमें अमेरिका भी पूरी तरह से शामिल है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका इस मैदान में फौजी हस्तक्षेप करता है तो तय है कि उसको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है, और इस जंग में अमेरिका का दाखिल होना 100% उसके नुकसान में होगा, और इस मामले में उसको जो नुकसान होगा वो ईरान को होने वाले मुमकिन नुकसान से कहीं ज़्यादा होगा। और अली खामेनाई के जो सारे बयान हैं खासतौर पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस अनकंडीशनल सरेंडर वाले ट्वीट के बाद खास तौर पर देखने को मिले। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि यूएस कमांडर्स ने इस पूरे रीजन में उनकी जो मिलिट्री बेसिस हैं वहाँ पे अपने ट्रूप्स को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। और आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में वर्तमान समय में अमेरिका के 40,000 से अधिक ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, जो कि यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया इस तरह की अलग अलग जगहों पर है। और जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका इस वॉर को ज्वाइन करता है तो मिडिल ईस्ट में यूएस की जो मिलिट्री बेसिस हैं वहाँ पे ईरान ने स्ट्राइक करने के लिए मिसाइल्स तैयार कर रखी हैं। और जबकि इजरायली मीडिया इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है कि यूएस जल्द ही इस वॉर में सीधे तौर पर शामिल होगा। और बाकी कल रात को तेहरान में इजरायली एयरफोर्स ने अपनी स्ट्राइक में ईरान की ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल डिपोज को भी टारगेट किया था। और इसके अलावा तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के पास भी इवैक्यूएशन ऑर्डर्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी किए गए थे। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक और पोस्ट करी थी जिसमें उनका यह कहना था कि ईरान का सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहाँ पे छिपा हुआ है, हमें एग्जैक्टली उस जगह के बारे में पता है और वो हमारे लिए एक बहुत ही आसान टारगेट है, लेकिन वो वहाँ पे फिलहाल अभी सेफ है क्योंकि उसे हम अभी निपटाना नहीं चाहते हैं, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जो मिसाइल्स है वो सिविलियंस या फिर अमेरिकन सोल्जर्स पर फायर की जाए, क्योंकि हमारा जो धैर्य है वो अब कम हो रहा है। और जबकि इससे पहले उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि ईरान के आसमान के ऊपर अब हमारा टोटल कंट्रोल है। बाकी ऑफिशियल्स के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स के फाइटर्स ने ईरानियन रिजीम की इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिए और जो इसराइल है वो ईरानियन रिजीम के टारगेट सिंबल्स को लगातार टारगेट करना जारी रखेगा। और तेहरान में ईरानियन रिजीम से बिलोंग करने वाले जितने भी मिलिट्री टारगेट्स हैं उन पर इजरायली एयरफोर्स स्ट्राइक कर रही है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच जो ईरानियन सुप्रीम लीडर है अली खामेनाई, तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पावर्स ईरानियन मिलिट्री के सुप्रीम काउंसिल को हैंडओवर करी हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि अली खामेनाई को नॉर्थ ईस्ट तेहरान में किसी नए अंडरग्राउंड बंकर में रीलोकेट किया गया है। एक तरफ जहां यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्लेम किया गया था कि कैसे मई के महीने में उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था, लेकिन जैसा कि भारत पहले भी स्पष्ट रूप से कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में किसी भी तीसरी कंट्री का कोई भी हाथ नहीं है। ये सीधे तौर पर दोनों ही देशों के डीजीएमओस के बीच हुई बातचीत के बाद हुआ था, जिसकी पहल भी पाकिस्तान ने करी थी। तो अब इसी बीच आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके यूएस काउंटर पार्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, जो कि लगभग 35 मिनट तक चली थी। और इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएस प्रेसिडेंट के साथ ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स को भी डिस्कस किया कि कैसे 22 अप्रैल वाले हमले के बाद अपने जवाबी कार्रवाई में भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में केवल आतंकी कैंप्स और उनके हाइडआउट्स को टारगेट किया था। भारत के एक्शंस बहुत ही प्रिसाइज थे और नॉन एस्केलेटरी थे, और भारत ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी तरह का एग्रेशन दिखाया जाता है तो फिर उसका जवाब भी उतनी ही मजबूती से दिया जाएगा। और फिर 9 मई की रात को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने भारतीय प्रधानमंत्री को फोन कॉल करके बताया कि पाकिस्तान भारत पर एक मेजर अटैक लॉन्च कर सकता है। तो उसी समय भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएस वाइस प्रेसिडेंट को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई एक्शन लेता है तो भारत भी बहुत ही स्ट्रांग तरीके से रिस्पॉन्ड देगा। और फिर 9 और 10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तानी हमले के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रांग और डिसाइसिव रिस्पॉन्स दिया था, जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री की महत्वपूर्ण साइट्स को महत्वपूर्ण डैमेज दिया गया और उनके मिलिट्री एयर बेसिस को हमने इनऑपरेबल बना दिया था। और फिर भारत के इसी मजबूत एक्शन की वजह से जो पाकिस्तान था उसने मिलिट्री ऑपरेशंस को रुकवाने की रिक्वेस्ट करी। और भारतीय प्रधानमंत्री ने इसी दौरान यूएस प्रेसिडेंट को स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, यानी कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या फिर अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने वाली कोई भी बातचीत नहीं हुई थी।
और भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकने की जो बात है वो सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान की मिलिट्रीज के बीच जो मौजूदा चैनल्स हैं उनके माध्यम से हुई थी, और वो भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर। और भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपने मामले में वे ना तो कोई मध्यस्थता स्वीकार करते हैं, ना कभी करी है और ना ही कभी करेंगे। और इस विषय पर पूरे भारत में राजनीतिक एकमत है। और यूएस प्रेसिडेंट ने भारतीय प्रधानमंत्री की सारी बातें सुनी हैं और आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन दिया है। और जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वे आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि एक पूर्ण रूप से युद्ध के तौर पर देखते हैं, और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा दुखदायक साबित हो सकती है जो अभी भी यही मान के चल रहे हैं कि जो भारत है वो अमेरिका के कहने पर सीज फायर के लिए सहमत हुआ है। और जबकि हम आपको शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की पोजीशन स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सेम ही है। भारत का क्लियरली कहना था कि वो केवल जवाब दे रहा है। अगर पाकिस्तान हमला करना नहीं रोकता तो भारत भी जवाब देना नहीं छोड़ता। पाकिस्तान रुक गया तो हम भी रुक गए। अगर पाकिस्तान फिर से शुरू करेगा तो हम भी शुरू करेंगे, और वो भी दोगुना शक्ति के साथ। और जैसे कि भारत अब क्लियर कर ही चुका है कि अब से वो हर एक आतंकी घटना को केवल प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध के तौर पर ही देखेंगे और उसी के अनुसार कार्रवाई भी करेंगे। बाकी एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने जाहिल जनता को समझाने में लगा हुआ है कि वो भारत था जो कि अमेरिका के पास गया था सीज फायर करवाने के लिए, जबकि भारत ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं और तो और यूएस प्रेसिडेंट को भी क्लियर कर दी गई हैं। पर इसी भी जैसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के लिए एक रिवॉर्ड देने की तैयारी कर रहे हैं। और जो आसिम मुनीर है वो लंच के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग भी कंडक्ट करेगा। और ये सब तब हो रहा जब कुछ ही दिनों पहले व्हाइट हाउस ने इस बात से इनकार किया था कि यूएस आर्मी की 250वीं एनिवर्सरी में आसिम मुनीर को इनवाइट नहीं किया गया है। पर ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़े एसेट की तरह है। एक ऐसा देश जिनके लीडर्स के मुंह पर अगर वो $2-4 फेंक के मारता है तो उस देश के लीडर्स अमेरिका के सामने मुजरा करने को भी तैयार हो जाएंगे। हैदराबाद बेस्ड रघुवंशी एरोस्पेस ग्रुप ने पेरिस एयर शो में पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाए गए अपने 40 kgf के माइक्रो टर्बोजेट इंजन को अनवील किया है, और जिसे मुख्य रूप से यूएवीज और क्रूज मिसाइल्स को पावर देने के लिए विकसित किया गया है। और इस टर्बोजेट इंजन को डीआरडीओ ऑफिशियल्स की प्रेजेंस में हैदराबाद फैसिलिटी में सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया गया है। और ये उन 4 स्वदेशी इंजन्स की फैमिली का हिस्सा है जिसमें 14, 19, 25 और 40 kgf तक के इंजन्स विकसित किए गए। kgf यानी कि किलोग्राम फोर्स। इसके अलावा इसी पेरिस एयर शो में कंपनी ने अपने अस्त्र 100 नाम के एक जेट पावर्ड फिक्स विंग कामिकाजी यूएवी को भी शोकेस किया था, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है और स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर। और इस यूएवी ने इस वर्ष की शुरुआत में सफलतापूर्वक अपने ट्रायल्स को भी कंप्लीट किया है। और इस अस्त्र 100 यूएवी की खास बात यह है कि इसे भी पूरी तरह से स्वदेशी सिस्टम्स के साथ ही विकसित किया गया है, जिसमें इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इसके प्रोपल्शन सिस्टम्स तो ये भी स्वदेशी हैं। बाकी इसके अलावा जहां एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट आसिम मुनीर को रिवॉर्ड देने की तैयारी कर रहे हैं सीज फायर के लिए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा हैंडल्स हैं तो वो सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल ही अलग तरह का नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि कनाडा में G7 समिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को स्टेज में जगह नहीं दी गई है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। और G7 समिट की जिस पिक्चर को वो शेयर करके क्लेम कर रहे हैं तो वो डे 1 की पिक्चर है, तो उसमें आप भारतीय प्रधानमंत्री को G7 लीडर्स के साथ नहीं देखेंगे। और उसका कारण यह है कि SCO, ब्रिक्स और G20 की तरह ही जो G7 समिट है तो उसके भी 2 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। पहला फॉर्मेट जिसे आप डे 1 कह सकते हैं, उसमें केवल G7 के जो मेन मेंबर्स हैं तो वही शामिल रहते हैं और इसलिए उनकी ही पिक्चर आपको दिखेगी। और जो दूसरा दिन होता है उसमें G7 मेंबर्स के साथ जो समिट में इन्वाइट किए गए लीडर्स होते हैं तो वो भी शामिल होते हैं, और G7 के दोनों ही दिन की पिक्चर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स जो एक क्लेम कर रहे हैं तो या तो उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर वो बाकी दुनिया को भी अपनी तरह ही समझते हैं, तूतिया। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। 2019 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन अनिल कुमार जायसवाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन दीपक गुलेरिया वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2018 में 40 असम राइफल्स के राइफलमैन अलोम हुसैन, 1961 में 13 असम राइफल्स के राइफलमैन जगत सिंह, 1993 में 6 असम राइफल्स के राइफलमैन एटम राजू सिंह, राइफलमैन गुरुधन देवनाथ और राइफलमैन कौतुक सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।